आज हम एक ऐसे मुल्क की कहानी को डिस्कस करेंगे जहां पर आज से 40 साल पहले गुर्बत की शरह 90% से ज्यादा थी। इस मुल्क के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टली रूल तो नहीं किया, लेकिन ओपीएम यानी अफीम की शराब बढ़ाकर इस पूरी कौम को नशे की लत पर लगा दिया, जिसका फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और दीगर ममालिक ने चाइना के साथ जमीन कब्जा करने की मुहिम स्टार्ट की। इन्होंने चाइना के साथ इलीगल एग्रीमेंट साइन किए और उनकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चाइना 1978 में माओ जेडोंग के दौर में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन करता था वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, लेकिन आज इसकी शरह 20% को तजावुज कर चुकी है। चाइना जहां पर पॉवर्टी रेट कभी 90% से ज्यादा था, गुर्बत वहां पर बहुत ज्यादा थी, लोग लाखों और करोड़ों लोग सिर्फ खाने की ना होने की वजह से मर जाया करते थे। ऐसा क्या हुआ वहां पर कि आज वहां पर गुर्बत की शरह 0 पे जा चुकी है? आइए जानते हैं इसकी कहानी। चाइना अपने आप को जोंगू के नाम से रिकॉग्नाइज करता है, जिसका मतलब द मिडिल किंगडम है। इसका बैक स्पोर्ट 4000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन से मिलता है, जो पूरी दुनिया में मिडिल स्टेट हुआ करती थी। 1939 से लेकर 1949 के दौर को सिविलाइजेशन ऑफ द ह्यूमिलेशन भी कहा जाता है। इस दौर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना के अंदर अफीम की शराब बढ़ाकर उन सबको लत पे लगा दिया और उनके साथ वो इलीगल एग्रीमेंट साइन किए जिसके साथ चाइना की जमीन, कोस्टल एरियाज और पोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। चाइना में टैपिंग रेवोल्यूशन भी है, जिसकी वजह से चाइना में लाखों लोग मारे गए। फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर भी हुई चाइना में, जो कि 1937 से 1945 तक चली। इसमें एक्सट्रीम किलिंग की गई और चाइना के टोटल 30 लाख लोग इस जंग में मारे गए। चाइना ने अपना दफा करने के लिए अलाइड एक्सेस की मदद ली और वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया। अलाइड फोर्सेस जब वर्ल्ड वॉर 2 जीती तो इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि चाइना में शायद अब अमन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चाइना में सिविल वॉर कंटिन्यू हो गई, जिसका आगाज 1927 से ही हो चुका था। लेकिन इन्होंने जापान के बाद, जब जापान ने चाइना में इन्वेजन करने की कोशिश की, तब अपनी जंग को रोक दिया था। लेकिन जब जापान की वॉर खत्म हुई 1945 में, तो इनके सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जो कि 1949 में एंड हुई और नेशनलिस्ट नियरेस्ट आइलैंड पर भाग गए, जिसको आज ताइवान कहा जाता है, और कम्युनिस्ट इसको जीत गए। कम्युनिस्ट ने पावर में आने के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी और 1 अक्टूबर 1949 को ऑफिशियली चाइना दुनिया में रिकॉग्नाइज हुआ और इसके फर्स्ट हेड माओ जेडोंग बने। माओ जेडोंग ने गवर्नमेंट में आते ही सबसे पहले द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का आगाज किया। इसका मकसद इकोनॉमी को बूस्ट करना था, जिसके अंदर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पहला मकसद रखा गया, जिसके जरिए किसानों को इस बात का कहा गया कि वो आए और यहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें। लेकिन कोई भी एरिया किसानों का अपना नहीं होगा, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, उनको सिर्फ काम करने का कहा जाएगा। और उन्होंने काम आकर कुछ हद तक किया भी। इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी सेटअप किया, जिसके अंदर बिग प्लांट्स को भी इस्टेब्लिश किया, जो कि बड़े बड़े स्टील्स को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और छोटे लेवल पर, लोकल लेवल पर लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि वो अपने घर में भी फर्नेसेस सेट करें, जिसकी वजह से लोकल लेवल पर भी स्टील को प्रोड्यूस किया जा सके। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि वेस्टेज ऑफ द स्टील हुआ, रिसोर्सेज काफी हद तक जाया हुए और एग्रीकल्चर लेवल के ऊपर प्रॉब्लम ये आई कि जो किसान क्रॉप्स उगाते थे, गवर्नमेंट उनका मेजर पोर्शन ले जाती थी और उनको ज्यादातर इंसेंटिव्स नहीं मिला करते थे। इस प्रॉब्लम की वजह से प्रोडक्टिविटी में एक मेजर डिक्लाइन आया। और ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो 1961 में 1958 के मुकाबले में 15% ग्रेन प्रोडक्शन में डिक्लाइन आया। माओ जेडोंग एक डिक्टेटर थे जो बगैर किसी प्रैक्टिस और किसी के मशवरे के बगैर चाइना में लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया करते थे। उसकी सबसे बड़ी एक मिसाल एक्सटरमिनेशन ऑफ द स्पैरोस है, जहाँ पे उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की कि चिड़ियों को मारा जाए, क्योंकि ये खेतों में से हमारा दाना खाती। और इनको मारने की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत डिस्टर्ब हुआ और वो कीड़े तादाद में बढ़ना शुरू हो गए, जो कि चिड़िया खाया करती थी, जिसकी वजह से उनकी फसलें खराब होना शुरू हो गई कीड़े लगने की वजह से। और फसल ना होने की वजह से, खाने की किल्लत की वजह से चाइना में बहुत बड़ा एक फैमिन आया, जिसके नतीजे में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। और जब तक ये रियलाइज हुआ, तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी थी। किसी साइंटिस्ट ने फिर ये आइडिया प्रपोज किया कि चिड़ियों को नहीं मारा जाना चाहिए और 1961 तक बहुत नुकसान चाइना को। माओ जेडोंग एक बहुत जिद्दी डिक्टेटर थे। जब उन लोग उनको समझाया करते थे तो वो बिल्कुल भी समझा नहीं करते थे, बल्कि 1966 में उल्टा उन्होंने ना समझने के बजाय एक कल्चरल रेवोल्यूशन का आगाज किया। महज ये नाम से तो आपको यूं लगता है कि वो अपने कल्चर को रिवाइव कर रहे थे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसी हकीकत नहीं है। इसका मतलब ये था
कि सब लोग माओ जेडोंग के सामने अपनी पावर्स को विड्रॉ करें और वो अपने आप को खुदा चाइना में बना लें। माओ जेडोंग एक बहुत पावरफुल इंसान अपने आप को समझते थे और उन्होंने येंजू रिवर के अंदर अब तैर कर अपनी पावर का एक मुजाहरा करके भी लोगों को दिखाया। माओ जेडोंग ने चाइना में एक रेड गार्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर वो जो भी उनके मुखालिफ बात किया करते थे उनको जाके वो मारा करते थे। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े रिस्पेक्टेबल लोग जैसे लुइस शाओकी और डेंग जाओपिंग, इनको भी मारा गया, जो कि एक बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज थे कम्युनिस्ट पार्टी में। इनका भी लिहाज नहीं किया गया। इस कल्चरल रेवोल्यूशन को 1968 में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इस 2 सालों में 1 लाख लोग मारे गए। और इस कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को शट डाउन कर दिया गया और इनके स्टूडेंट्स को रेड गार्ड्स में इंस्टॉल कर दिया गया। और माओ जेडोंग के खिलाफ जो भी बात किया करता था उसके लिए ये काम क्या करते थे और जाके सबको मारा करते थे। माओ जेडोंग की बैड पॉलिसी की वजह से टोटल 57 मिलियन लोग चाइना में मारे गए और माओ जेडोंग बैड हेल्थ की वजह से 1978 में मर गए। ऐसा भी नहीं कि माओ जेडोंग ने सिर्फ बुरे काम ही किए थे, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि 1949 से लेकर 1978 तक माओ जेडोंग ने 3 टाइम्स मोर प्राइमरी स्कूल बनाए और माओ जेडोंग ने औरतों के लिए बहुत काम किया और अरेंज मैरिजेस को बैन कर दिया और फोर्स्ड मैरिजेस को पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया और औरतों को डाइवोर्स का हक भी दिया और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की भरपूर कोशिश की। माओ जेडोंग के बाद गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और चाइना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मैथमेटिक्स और एजुकेशन के ऊपर हैवी फंडिंग करना शुरू की और जिनको स्टेम फील्ड्स भी कहा जाता है। चाइना की तरक्की की बुनियादी वजह मेरे ख्याल से ये भी हो सकती है कि चाइना ने मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि चाइना की बहुत फेमस पॉलिसी थी वुमेन होल्ड्स अप द हाफ ऑफ द स्काई, कि आधा आसमान औरतें भी उठा के रखती हैं, जिसकी वजह से चाइना ने 1950 में ही औरतों के हकूक़ों को रिकग्नाइज कर लिया था और उनको राइट ऑफ डिवोर्स और एजुकेशन जैसे राइट्स दे दिए थे। ये राइट्स चाइना ने इतना अर्ली अडॉप्ट किए थे कि अमेरिका जैसी कंट्री में 1960 और 1970 तक वुमेन्स को एजुकेशन राइट्स नहीं मिले थे। डेंग जाओपिंग को चाइना की मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। ये डेंग जाओपिंग वही थे जिनको रेड गार्ड की तरफ से भी हमला किया गया था और इनकी पॉलिसीज माओ जेडोंग से बिल्कुल ऑपोजिट थी, जिन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को भी चाइना में आम किया। इनकी आइडियोलॉजी को मॉडर्न वर्ल्ड सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स किए और चाइना के अंदर किसानों के लिए ज़मीनें लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर देना शुरू कर दी, यानी जो किसान थे वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर फसल बोआ सकते थे और उनको लीज और इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ज़मीनें बेचना भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से किसानों में एक मोटिवेशन पैदा हुई और इन्होंने एक नया क्राइटेरिया सेट किया कि इतना स्पेसिफिक पोर्शन जो कि कोटा होगा वो गवर्नमेंट को मिलेगा और इससे ज़्यादा जो किसान बोएंगे वो उनका होगा, वो जिधर मर्जी जाके बेचें, गवर्नमेंट को उससे कोई ताल्लुक नहीं, जिसकी वजह से चाइना में ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गई। माओ ने क्या किया, माओ जेडोंग जो पहले डिक्टेटर थे उन्होंने फैक्ट्रीज की जो प्लानिंग थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया था, यानी गवर्नमेंट्स उसके कंप्लीट प्लानिंग करेगी, लेकिन डेंग ने आके इसको चेंज किया और डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी उनके पास फैक्ट्रीज वाले ओनर्स के पास कंप्लीट लिबर्टी थी कि वो चूज कर सकेंगे वो अपने हिसाब से क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आप इसकी मिसाल यूं ले सकते हैं कि एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री के पास लिबर्टी थी कि उस फैक्ट्री का हेड कौन होगा और वो कितने शूज बनाएंगे, उस पर कितना प्रॉफिट होगा और इसको आगे किस तरह लेके चला जाएगा। अगर हम 1978 और 1984 का दौर देखें तो चाइना में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आउटपुट ज़्यादा हुई, 7.4% 1984 में ज़्यादा थी 1978 के मुकाबले में, और चाइना में ग्रेन प्रोडक्शन डबल हो गई 1970 और 1980s के दोनों के मुकाबले में, जिसकी वजह से वाज़िया फ़र्क चाइना में आया। चाइना ने जब 1978 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तो उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया। इस ओपन डोर पॉलिसी की वजह से चाइना में इंटरनेशनल कंपनीज ने आना शुरू किया और एप्पल, नाइकी और वॉल्क्सवैगन जैसी कंपनीज चाइना में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट किया और उन्होंने चाइना के अंदर से अपनी जो प्रोडक्ट्स है इंटरनेशनल बेचना शुरू किया। यानी आप इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं कि चाइना ने अपनी कौम को इतना स्किल्ड और इतनी एजुकेशन दे दी कि जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी, और वहाँ पे लेबर इतनी सस्ती थी कि इंटरनेशनल कंपनीज वहाँ पर रिलाई कर रही थी, जैसे एप्पल, नाइकी और वॉल्क्सवैगन यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज हैं, तो वो अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने से ज़्यादा प्रेफर कर रही थी कि वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करें
और जब ये टैरिफ लगना स्टार्ट हुए थे तो एक्चुअल में इन कंपनी को टेंशन पड़ गई थी कि किधर जाके ये लोग अपनी डेवलपमेंट्स किया करेंगे। तो चाइना इस पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत अच्छी कंट्री बना। अगर हम FDI डाटा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडिकेटर है जो बताता है कि दूसरी कंट्री से आपके कंट्री में कितने रेमिटेंसेस आ रहे हैं, तो 1980 में ये चाइना में थे 0.06 बिलियन US डॉलर्स और 2025 के आते आते ही ये 344 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर गया। चाइना ने अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च और क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 8 लाख चाइनीज लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें चाइनीज ने अपनी प्रायोरिटीज को सेट किया, जैसे कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक्स, एनर्जी प्रोटेक्शन, ऑप्टिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, इन जैसे सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया और चाइना के अंदर तरक्की की एक नई राह को। चाइना ने कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर करनी थी, जैसे हर एक कंट्री के पास एक स्पेशलिटी होती है, जैसे सऊदी अरब के पास ऑयल रिफाइनरीज है, तो चाइना ने भी अपनी कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी थी जो पूरी दुनिया में वो बेच सके। तो चाइना ने अपनी कंट्री में मेहनत करके रेयर अर्थ मिनरल्स को ढूंढा। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात। चाइना ने अपना जेड पार्क भी चाइना में इस्टेब्लिश किया 1988 में। इसको आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने साइंटिफिक पार्क्स बनाए हुए हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सिलिकॉन वैली एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हाईटेक यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एप्पल, गूगल और इस जैसी कंपनीज वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा सिलिकॉन वैली चाइना ने भी 1988 में स्टैब्लिश किया, उनको जेड पार्क का नाम दिया और वहाँ पर हाईटेक कंपनीज और हायर यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया और रिसर्च लैब्स बनाई। और चाइना की जो एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन जितनी भी इन्वेंशन हुई वो इसी पार्क में से हुई। और चाइना ने यहाँ पर हैवी फंडिंग देना शुरू की, 500 बिलियन US डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट किए 2020 में। उसके बाद ये इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर गया। ये हैवी फंडिंग इतनी ज़्यादा थी कि पाकिस्तान और कुछ मुल्कों से भी उनकी टोटल GDP से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इसी वजह से चाइना आज नंबर 2 मुल्क बन सका। अगर हम जानना चाहते हैं कि चाइना ने 30 साल में अपनी कौम को नशे से निकाल के इतनी नंबर 1 कंट्री कैसे बन गया प्रोडक्शन के मामले में, तो चाइना की तरफ से एक बहुत फेमस कोटेशन आती है, वी आर क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द रॉक्स, कि हम जब रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो पत्थरों को महसूस करके रिवर को क्रॉस करते हैं। इसका यानी मतलब ये है कि वो कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसकी आउटकम को देख के स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि उनको नुकसान ना हो, और ये वो कर पाते हैं अपनी रिसर्च और साइंटिफिक लैब्स की मदद से। अब ऐसा भी नहीं है शाओपिंग ने कोई गलत काम नहीं किए होंगे, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट्स के साथ, क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर ही थे जिनको पॉलिटिकल डिक्टेटर कहा जाता है, उनकी डिक्टेटरशिप की वजह से आज उन्हीं की पॉलिसीज शी जिनपिंग में भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। और सबसे बड़ा उनका ख़राब काम ये है कि वो इन्वायरमेंट को निगलेक्ट करते हैं और इकोलॉजिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे चाइना ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया जिसकी वजह से दुनिया की जो अर्थ रोटेशन है उसको भी अफेक्ट हुआ था। और इन्वायरमेंट में चाइना एनुअली ऐसा स्मोक रिलीज करता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को उसका ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमेशा हमें हर एक चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स को अपनी नज़र में रखना चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया और शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।